हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप सो आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे। सबसे पहले विश यू ए वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। हम आप लोगों के लिए शुभकामनाएं करते हैं कि आपका ये वाला साल 2021 बहुत अच्छा रहे, सेफ रहे और आप अपनी क्योंकि ये आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है। क्योंकि जैसा आप जानते हो आप लोगों के एग्ज़ाम जो है वो फाइनलाइज हो गए हैं। वो मई में स्टार्ट होकर जून में एंड होने वाले हैं और आपका रिजल्ट जुलाई में आने वाला है। तो आई होप अब आप अपनी तैयारियों में, अपनी प्रिपरेशन में टुवर्ड्स योर फाइनल एग्ज़ाम आप लग गए होंगे। और आपको पता ही है अब सारी चीज़ें बहुत क्लियर हो गई हैं कि आपको एग्ज़ाम ऑफलाइन देने हैं। तो आपको अब बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं सभी को बोलना चाहूँगा कि हमारे पास अभी भी समय, हम कह सकते हैं हमारे पास नियर अबाउट 3.5 मंथ पड़े हैं, जिसमें आप अपने आप को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। क्योंकि बाद में कोई एक्सक्यूज़ आपसे सुना नहीं जाएगा कि कोरोना था इस कारण आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आया। कुछ भी नहीं सुना जाएगा। जिसके अच्छे मार्क्स होंगे उनको अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाएगा, जिसके नहीं होंगे उनको नहीं मिलेगा। तो उस समय रिग्रेट करने की बजाय अगर हम आज अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर देते हैं तो डेफिनेटली हम अपनी एक अच्छी पोजीशन बना पाएंगे, अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे और हम अपनी लाइफ को सिक्योर कर पाएंगे। तो इसलिए गाइज आई वुड लाइक टू से कि आप अपनी अब तैयारियों में बहुत अच्छे से लग जाइए। इधर उधर की बातें सब छोड़ दीजिए, डिस्ट्रैक्शंस जो हैं वो सब अपनी ख़त्म कर दीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में कामयाब हो सको। क्योंकि ये एक ऐसी जर्नी है 12th क्लास जो आपकी आगे की डेस्टिनेशन डिसाइड करती है कि आपको कहाँ जाना है। तो अगेन मैं आप सभी को बोलना चाहूँगा कि अब समय आपके पास कम रह गया और सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर भी हो गई है कि किस तरीके से एग्ज़ाम होंगे। तो अब जो भी आपका टारगेट है आप उसको अचीव करने के लिए लग जाइए ताकि वो टारगेट आप 100% अचीव कर सके। तो इसी चीज़ को देखते हुए आज हम आपके साथ जो शेयर करने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, उसके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ मैं। चैप्टर का नाम है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जैसा आप जानते हो एनसीईआरटी में ये फर्स्ट चैप्टर है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और एक बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज हम इसके बारे में आप लोगों से डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसा आप सब जानते हो जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एनपीओ की बात करें, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर हम डिस्कस करें, आपको यहां से वर्ड से ही क्लियर हो रहा होगा। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन जिसका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है, जो विदाउट प्रॉफिट मोटिव वर्क करती है। मतलब कहने का क्या हुआ, जैसे अगर हम बात करें टेम्पल्स की, अगर हम बात करें जो हमारे जनरल हॉस्पिटल्स होते हैं, उनका एम जो होता है वो प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। वो लोग क्या करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो उन्हें हम एनपीओज बोलते हैं। जैसे क्लब्स आपने सुना है, बहुत सारे क्लब्स हैं इंडिया के अंदर। तो इस तरीके से क्लब्स हो गए, टेम्पल्स हो गए या हॉस्पिटल्स हो गए, इवन यूनिवर्सिटीज हो गई, उनका भी एम जो है प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। स्कूल्स हो गए, उनका एम भी प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। क्योंकि वो एक, आप कहोगे भैया स्कूल तो प्रॉफिट कमाता है, नहीं, स्कूल जो रन होता है वो एक संस्था के अंदर रन होता है, संस्था उसे रन करती है, उसका एम जो है वो प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। तो अब बात आती है कि इनका एम जब प्रॉफिट कमाना नहीं है, क्या इनके अकाउंट्स हमें बनाने चाहिए? क्योंकि हम बात करें अकाउंट्स, हमारा जो मैं टीचर हूं वो अकाउंट्स का है, तो मैं अकाउंट्स की बात करूंगा कि क्या एनपीओ के अकाउंट्स बनाने जरूरी होते हैं। तो आई वुड लाइक टू से, मैं बोलना चाहूंगा कि यस, उनको अकाउंट्स बनाना जरूरी होता है, उनको अकाउंट्स बनाना मैंडेटरी होता है। तो जब उनके अकाउंट्स बनाने मैंडेटरी होते हैं तो किस तरीके से उनके अकाउंट्स बनाए जाएंगे, तो हम इसके बारे में आप लोगों से डिस्कस करने वाले हैं। तो जब हम एनपीओ के अकाउंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, तो एनपीओ के बारे में अगर सोचते, एक टेंपल के बारे में सोचते हैं, आप टेंपल में जाते हो या टेंपल से जुड़ी हुई जितनी भी मैं गतिविधियों के बारे में बात करता हूं, जितनी भी उसके एक्टिविटीज होती है, मैं उनके बारे में अगर डिस्कस करता हूं, तो जब हम टेंपल के बारे में डिस्कस करते हैं, तो जब आप मंदिर के अंदर माथा टेकने जाते हो, जब मंदिर के अंदर जाते हो या कहीं भी मस्जिद या आप गुरुद्वारा कहीं भी जाते हो एनीवेयर, तो यू डोंट से, आप ये नहीं कहते हो
कि भगवान माथा टेका कि मैं कल 10 रुपये आपको कल दे दूंगा। इट इज नॉट पॉसिबल, आप ऐसा नहीं करते हो। सेम आप अगर हॉस्पिटल में जा रहे हो, भगवान ना करे ऐसा हो, आप जा रहे हो, आप पर्ची कटवा रहे हो, आप ये नहीं कहते हो कि मैं कल आपको पर्ची के पैसे दे दूंगा। इट इज नॉट पॉसिबल। तो वहां पर अगर मैं बात करूं, देखिए मैं सीधा कंटेंट पर आ रहा हूं, एनपीओ के कंटेंट पर आ रहा हूं, कि वहां पर हम क्या करते हैं, हम यूजुअली कैश बुक बनाते हैं, क्योंकि मेनली जो एंट्रीज होती है वो कैश बुक के थ्रू होती है। बहुत ही रेयर एंट्रीज होती है जो नॉन कैश होंगी, लेकिन मेनली एंट्रीज जो है वो कैश के थ्रू होती है। इसलिए हम यहां पर जो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है वो कैश बुक आती है। तो हम क्या करते हैं, हर मंथली, हर महीने क्या बनाते हैं, एनपीओ के अंदर कैश बुक बनाते हैं। जैसे हमने जो हमने अदर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी पढ़ा था, वहां भी हमने क्या पढ़ा था। अगर मैं प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करूं, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करूं, ये हमारे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, अगर मैं इनके बारे में बात करूं, वहां पर आप लोग क्या करते थे, आप लोग कैश बुक बनाते थे। यस, कैश बुक बना रहे थे। कैश बुक के साथ साथ जो कैश बुक से रिलेट नहीं करती थी उसको आप कहां पर दिखाते थे, जर्नल प्रॉपर के अंदर दिखाते थे। उसके बाद अगर मान लीजिए अगर हम बात करें, परचेज बुक भी हम बनाते थे, सेल्स बुक भी हम बनाते थे, सेल्स रिटर्न बुक भी हम बनाते थे, परचेज रिटर्न बुक भी हम बनाते थे। इस तरीके से ये चीजें बनाई जाती थी। या हमारा अगर बिजनेस छोटा होता था तो हम क्या बना लेते थे, केवल जर्नल बना लेते थे, है ना। तो ये सब हम वहां पर बनाते थे। लेकिन और फिर उसके बाद हम क्या करते थे, उसके बाद हम लेजर वगैरह बनाते थे, उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनता था, फिर हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता था, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या बनता था, बैलेंस शीट बनता था। ये सब हम किस में पढ़ते थे, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ते थे। लेकिन अगर मैं एनपीओ की बात करूं, जब मैं एनपीओ के बारे में डिस्कस कर रहा हूं, तो गाइस सुनना, एनपीओ के बारे में क्या बात आती है कि एनपीओ में ये लोग क्या करते हैं, जो एनपीओ होती है वो कैश बुक बनाती है भी, कितना कैश आया जो डेली और कितना कैश गया। तो कैश बुक हम, आपको पता है, मंथली भी बना लेते हैं, वीकली भी, जैसा भी बनाना हो, डेली भी बना लेते हैं, डिपेंडिंग ऑन ट्रांजेक्शन कितनी ज्यादा है कितनी कम है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमने कैश बुक बनाई, हमने क्या किया, हर महीने कैश बुक बनाते गए 12 मंथ्स तक हमने क्या बनाई, कैश बुक बनाई। वहां भी हम क्या करते थे, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी यही करते थे। हम क्या करते थे, कैश बुक बनाते थे, साथ में परचेज बुक, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग बना देते थे, या जर्नल प्रॉपर उसके अकॉर्डिंग बनाकर कर देते थे। फिर उसके बाद हम क्या करते थे, उसी के साथ साथ याद कीजिए, जब प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात होती थी, लेजर भी बना देते थे, सबके अकाउंट्स बना देते थे और उनमें ट्रांसफर करते जाते थे। लेकिन यहां पर नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता नहीं है। हम लेजर नहीं बनाते, हम केवल और केवल कैश बुक बनाते हैं। हमें यहां पर लेजर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम इस कैश बुक की हेल्प से हम पूरे साल कैश बुक बनाएंगे। पूरे साल की हमने कैश बुक बनाई, सुनना गाइस ध्यान से, उस कैश बुक को हम क्या कर देते हैं, समराइज कर देते हैं। समराइज, जैसे मान लीजिए हमारे पास कैश आ रहा है, मान लीजिए टेंपल की बात करें, डोनेशन आ रहा है, 12 महीने में पता नहीं कितनी बार डोनेशन आया होगा, हर रोज आ रहा होगा, हर रोज, क्योंकि आप एंट्री जो कैश बुक में करते हो वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करते हो, हर रोज आपने डोनेशन को वहां पर दिखाया होगा। अब आप क्या करोगे, आपने कैश बुक बनाई 12 के 12 महीनों की कैश बुक, अब आप क्या करोगे, उस सारी कैश बुक को समराइज करोगे। क्योंकि आप मान लीजिए 500 बार डोनेशन आया है, तो आप चीजों को 500 बार नहीं दिखाओगे, आप सबको 500 बार जितना आया उसको क्लब कर दोगे, इकट्ठा कर दोगे, समराइज कर दोगे। जिसे हमने क्या बोला, सबसे पहली चीज एट द एंड ऑफ द ईयर जो प्रिपेयर की जाती है फॉर एनपीओ, दैट इज रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ये हम कब बनाते हैं, एट द एंड ऑफ द ईयर। किसकी हेल्प से बनाते हैं, कैश बुक। मैं रिसीट एंड पेमेंट के बारे में बताना चाहूंगा। रिसीट एंड पेमेंट इज ए समराइज फॉर्म ऑफ कैश बुक। कैश बुक का समराइज फॉर्म है। जो आइटम कैश बुक में आएगी वही रिसीट एंड पेमेंट में आएगी, जो आइटम कैश बुक में नहीं आएगी वो रिसीट एंड पेमेंट में भी नहीं आएगी। ये आपको बात क्लियर होनी चाहिए। जैसे कैश बुक का अगर मैं बात करूं, कैश बुक का जो हमारा क्या होता है, देखिए अगर मैं यहां पर रिसीट एंड पेमेंट की बात करूं, कैश बुक का ओपनिंग बैलेंस आपको पता है, कैश और बैंक कॉलम होते हैं, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश का हमेशा बैलेंस ब्रॉट डाउन होता है, और बैंक का वो भी हो सकता है डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। सेम रिसीट एंड पेमेंट का भी क्या होगा,
स्टार्टिंग पॉइंट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन किसका, कैश का और बैंक का। अगर बैंक का पॉजिटिव बैलेंस है ये हो जाएगा, अगर नेगेटिव बैलेंस है तो बाय बैलेंस क्या हो जाएगा, ब्रॉट डाउन बैंक का। ठीक है, ये हो जाएगा। मतलब कहने का क्या हुआ कि जो आइटम कैश बुक में आ रही है वही आइटम हमारी रिसीट एंड पेमेंट में आएगी। जैसे मान लीजिए डोनेशन हमें 100 बार मिला पूरे साल में और टोटल वो मिला 5 लाख। ठीक है, अब वो अलग अलग डेट्स पर मिला होगा तो कैश बुक में हमने उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अलग अलग दिखाया होगा, लेकिन रिसीट एंड पेमेंट में हम उसको एक बार ही 5 लाख दिखाएंगे। फर्क क्या है कि कैश बुक आपका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बन रहा है और रिसीट एंड पेमेंट आप एक इंडिविजुअल एक पर्टिकुलर डेट पर बना रहे हो। कैश बुक को आप समराइज कर रहे हो, स्क्वीज कर रहे हो। जो आइटम विच आर अपियरिंग इन कैश बुक, जो कैश बुक में अपियर हो रही है वही आइटम हमारी कहां पर आएगी, रिसीट एंड पेमेंट में आएगी। जो आइटम कैश बुक में नहीं आ रही है वो रिसीट एंड पेमेंट में नहीं आएगी। रिसीट एंड पेमेंट इज एक्चुअली ए समराइज फॉर्म ऑफ कैश बुक, ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो जब हम रिसीट एंड पेमेंट की बात करते हैं तो सारी चीजें जो कैश बुक में आ रही है उनको स्क्वीज कर दिया, उनको हमने क्या कर दिया, समराइज कर दिया। तो अगेन वही बात आती है, अगर मैं रिसीट एंड पेमेंट की बात करूं तो एज लाइक सेम कैश बुक जैसा है, तो इसका मतलब कहने का क्या हुआ कि कैश बुक में हम क्या कहते हैं, इट इज ए रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो इसका मतलब रिसीट एंड पेमेंट में भी यहां पर जितना भी पैसा आएगा, जितना भी पैसा इन आ रहा है वो यहां आएगा और जितना भी पैसा जाएगा इन ए समराइज फॉर्म वो यहां आएगा। समझ आया कि रिसीट एंड पेमेंट में डेबिट में क्या आएगा, जो पैसा हमारे पास आ रहा है इन, और जो पैसा हमारे पास जा रहा है वो हमारा क्रेडिट में आएगा। अगेन और उसके बाद जैसे हम कैश बुक का बैलेंस करते हैं इसका भी बैलेंस किया जाएगा सेम वैसे ही, क्योंकि ये हमारा क्या है, समराइज फॉर्म है। ये हमारा क्या है गाइस, समराइज फॉर्म। हम इसको भी क्या करेंगे, बैलेंस बाय बैलेंस कैरीड डाउन, ये हमारा बैलेंस हो जाएगा। अगर कैश का पॉजिटिव बैलेंस है यहां आ जाएगा, बैंक का पॉजिटिव बैलेंस है यहीं आ जाएगा। ठीक है गाइस, ये आ जाएगा। और अगर बैंक का नेगेटिव बैलेंस है तो टू बैलेंस क्या हो जाएगा, कैरीड डाउन, यहां पर बैंक का बैलेंस आ जाएगा और हम इसको बंद कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तो इस तरीके से वन थिंग यू शुड बी वेरी क्लियर कि एक्चुअल में एनपीओ जो है वो क्या करती है, हर मंथली अपनी कैश बुक बनाती है और कैश बुक क्या करती है 12 मंथ तक बनाई, फिर उसको समराइज करके रिसीट एंड पेमेंट बनाती है, विच इज वेरी इक्वल टू कैश बुक। बस फर्क क्या है, उसके अंदर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आ रहा है और इसके अंदर हमारे पास किस ऑर्डर में आ रहा है, एक मतलब स्क्वीज कर दिया आपने, इसको समराइज कर दिया, दैट्स इट। और ये एट द एंड ऑफ द ईयर बनाया जाता है। तो अब बात आई, अब क्या बात आती है कि हम क्या करते हैं, हमने रिसीट एंड पेमेंट बनाया, मैं अगला पेज ले लेता हूं। हमने रिसीट एंड पेमेंट बनाया, ठीक है, हमने बात की, हमने रिसीट एंड पेमेंट बना दिया, सॉरी हमने क्या बना दिया, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, ये बना दिया, डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, अब हमने यहां पर टू बैलेंस कर दिया, जो उसका बैलेंस होगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो भी हमारा होगा, ठीक है, किसका, कैश का या बैंक का, जो भी है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद जो भी हमारे पास कैश में आया है, बैंक में आया है, वो हमने यहां पर लिख दिया, मतलब जो भी इन हो रहा है वो हमने यहां लिख दिया, और जो भी हमारे पास से ये आउट हो रहा है वो हमने यहां लिख दिया। और यहां पर मैंने अभी बताया, यहां पर बाय बैलेंस क्या हो गया, ब्रॉट डाउन किसका होता है, केवल बैंक का। ये बात आई होप आपको क्लियर हुई होगी। और इसके बाद जब सब कुछ हो जाएगा फिर हमारा क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा बाय बैलेंस कैरीड डाउन, कैश का और बैंक का। अगर पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा, अगर नेगेटिव है बैंक का तो टू बैलेंस क्या हो जाएगा, कैरीड डाउन, बैंक का। ये आपने किया। तो गाइस देखिए, ये बात अब आपको क्लियर होनी चाहिए कि आपने कैश बुक की हेल्प से रिसीट एंड पेमेंट बनाया, एट द एंड ऑफ द ईयर बनाया, तो हम इसकी हेल्प से गाइस, इसकी हेल्प से एनपीओ में, इसकी हेल्प से हम क्या बनाते हैं, फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं।
क्या बनाते हैं? फाइनल अकाउंट्स। तो अब बात आती है, जब हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं तो इसके अंदर क्या क्या बनाया जाता है। जब हम एनपीओ के फाइनल अकाउंट्स की बात करते हैं, फाइनल अकाउंट्स में क्या क्या बनाया जाता है, तो गाइज जब हम इसके बात करेंगे तो इसके अंदर क्या बनाया जाएगा? अगेन गाइज, क्योंकि हमारा पर्पस ट्रेड करना नहीं है, हमारा पर्पस जो है पैसा कमाना नहीं है, हमारा पर्पस जो है प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, तो वहां पर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस यूज होता था। तो यहां पर पर्पस पैसा कमाना नहीं है, तो यहां पर हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस यूज नहीं करेंगे, यहां पर केवल हम वर्ड यूज करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इट इज वेरी सिमिलर टू ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बिल्कुल वैसा ही है। दूसरा, और हम क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट। सेम वही बैलेंस शीट। तो दो चीजें बनाई जाती है एनपीओ के अंदर, वन इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड वन इज बैलेंस शीट। आई होप आपको यह बात समझ आई हो। तो जब हम बात करते हैं किसके बारे में? इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट के बारे में, तो देखिए गाइस, यहां पर एक तरफ मैं क्या करूंगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट बनाऊंगा और एक तरफ बैलेंस शीट का, ताकि आपको चीजें जो है वो क्लियर हो। क्योंकि अगर आप इस चीज को समझ जाओगे तो आपको चीजें सारी अपने आप ही समझ आनी स्टार्ट हो जाएंगी। देखिए, चलिए, तो हमने क्या बनाया? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट, और दूसरा हमने बनाया बैलेंस शीट। ठीक है, तो देखिए अब हमें किसकी हेल्प से बनानी है? रिसीट एंड पेमेंट की हेल्प से बनानी है। एक चीज जो आपको वेरी क्लियर होनी चाहिए, देखिए रिसीट एंड पेमेंट इज वेरी सिमिलर टू कैश बुक। इसके अंदर केवल कौन सी आइटम आ रही होगी? कैश और बैंक वाली आ रही होगी, जिससे पैसा आ रहा होगा या पैसा जा रहा होगा, वो वाली आइटम्स आ रही होंगी। उसकी हेल्प से हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। किसकी बनानी है? एनपीओ की। अब आप जब इसके बारे में डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे हम, तो देखिए मैं एक एक आइटम के बारे में अगर डिस्कस करता हूं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये ओपनिंग बैलेंस है। अब ओपनिंग बैलेंस का क्या करें? क्योंकि यहां पर एक चीज जो आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि यहां पर हमारा मकसद पैसा कमाना नहीं है, लेकिन इट इज वेरी सिमिलर टू ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अगेन मैं जब इसके बारे में बात करूंगा, तो गाइज यहां पर सारी की सारी क्या आएंगी? इनकम्स आएंगी, इट इज वेरी सिमिलर टू ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और यहां पर सारे के सारे क्या आएंगे? एक्सपेंस आएंगे, और इनकम में से एक्सपेंस को माइनस करेंगे। आप कहोगे भैया आप तो बात कर रहे हो प्रॉफिट और लॉस होता नहीं है, यहां तो आपने दिखा दिया। नहीं, मैं प्रॉफिट और लॉस नहीं दिखाऊंगा, मैं सरप्लस और डेफिसिट, यहां पर नाम चेंज हो गया, यहां पर सरप्लस और डेफिसिट होगा। अगर इनकम ज्यादा होगी और एक्सपेंस कम होंगे तो यहां पर 2 में यहां पर क्या आएगा गाइज? यहां पर 2 में क्या आएगा? सरप्लस आएगा। और अगर एक्सपेंस ज्यादा है और इनकम कम है तो यहां पर बाय डेफिसिट आएगा। अब जो ये सरप्लस है, अगर सरप्लस हुआ तो बैलेंस शीट, अगर मैं प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, कैपिटल में नेट प्रॉफिट को हम ऐड करते थे, लेकिन यहां पर कैपिटल यूज नहीं होती है। देखिए एक एक बात को समझिए, यहां पर कैपिटल यूज नहीं होता है, यहां पर जो यूज होता है वो कैपिटल फंड बोलते हैं उसको, कैपिटल फंड, या उससे एक और नाम बोला जाता है जो आपको क्लियर होनी चाहिए, कॉर्पस बोला जाता है। कैपिटल फंड रिप्रेजेंट करता है, इसका मतलब भी समझिए, कैपिटल फंड रिप्रेजेंट करता है लायबिलिटी किसकी? एनपीओ की, कि ये पैसा उस एनपीओ को, मान लीजिए एक टेंपल है, टेंपल पे कैपिटल फंड है, कैपिटल, उनकी कैपिटल में पैसा है,
तो वो उनकी लाइबिलिटी है कि ये पैसा उनको उसी टेंपल के लिए यूज करना है, उसी टेंपल के वेलफेयर के लिए यूज करना है। ये उनके सिर पे बर्डन है, ये बर्डन है कि उनको ये पैसा इसी पर्पस के लिए क्या करना है, यूज करना है। तो कैपिटल फंड बोला जाता है। कैपिटल फंड में हम क्या करते हैं, सरप्लस को अगेन वही बात है, प्रॉफिट्स को ऐड करते थे, यहां सरप्लस ऐड हो जाएगा। अगर डेफिसिट होगा तो डेफिसिट को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ऑब्लिक। अब बात आती है, देखिए यहां से एक मेन मुद्दा आता है। अभी मैं एक एक पॉइंट को लेता चलता हूं, आपको समझाता चलता हूं कि ये कैपिटल फंड है। दैट मींस हम याद करें प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कैपिटल होता था, और कैपिटल कहां गिवन होता था, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट बैलेंस में गिवन होता था। लेकिन यहां तो ट्रायल बैलेंस बना ही नहीं है, क्योंकि ये ओपनिंग बैलेंस होता था। अब ये तो रिसीट एंड पेमेंट में आएगा ही नहीं, क्योंकि इससे तो कोई कैश फ्लो हो ही नहीं रहा है। ये तो पिछले साल का क्लोजिंग है, इस साल का ओपनिंग बन जाएगा। अब भैया इसका फिर ये कहां से लेकर आए, यस ये बहुत बड़ा क्वेश्चन अराइज होता है ये वाला कि कैपिटल फंड ये ओपनिंग कहां से आएगा, क्योंकि ये रिसीट एंड पेमेंट में गिवन नहीं होगा। क्योंकि रिसीट एंड पेमेंट में तो केवल वो गिवन होगा जो इस साल पैसा आया है या जो इस साल गया है, मतलब कैपिटल फंड यहां पर गिवन नहीं होगा। तो गाइज अब ये बात आती है कि ये कहां से आएगा। यस इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा गाइज, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं यहां पर मैं। तो यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा इसके लिए, तो मुझे यहां पर ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। गाइज बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको क्लियर होनी चाहिए कि यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब तीसरी चीज और आपको बनानी पड़ेगी, दैट इज योर ओपनिंग बैलेंस शीट। हम यहां पर बैलेंस शीट बनाएंगे। तो इसका मतलब ये हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट है, और ये हमारी कौन सी बैलेंस शीट है, ओपनिंग बैलेंस शीट है। ओपनिंग बैलेंस शीट है। ओपनिंग बैलेंस शीट क्यों बनाई जाती है आपको क्लियर होना चाहिए गाइस, दैट इज मैंडेटरी। अगर आपके पास पूरा क्वेश्चन आता है तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है। ओपनिंग बैलेंस शीट इसलिए बनाई जाती है ताकि आप ओपनिंग कैपिटल फंड को कैलकुलेट कर सको। आप कहोगे वो कैसे, तो आपके पास क्या गिवन होगा, अब आपके क्वेश्चंस अराइज होंगे, भैया वो कैसे आएगा, ओपनिंग कैपिटल फंड कैसे निकालेंगे। चलो एक बात तो समझ आ गई आपकी कि आपने बोला टू बैलेंस ब्रोट डाउन रिसीट एंड पेमेंट में गिवन है। चलो इसको तो हमने लिख दिया, मान लीजिए कैश का है, बैंक का है, यहां पर कैश और बैंक का ये बैलेंस हमारे पास आ गया, हमने इसको यहां पर भेज दिया। ठीक है, ये बात तो आपकी बात समझ आ गई। अगर नेगेटिव बैलेंस है तो यहां पर बैंक का नेगेटिव बैलेंस, बैंक ओवरड्राफ्ट आ जाएगा, या बैंक लोन वगैरह जो भी है वो आ जाएगा, यहां पर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, वी एग्री विद यू, हम आपकी बात समझ गए। और बाकी चीजें भी तो उनका भी तो बैलेंस होगा, क्योंकि पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस किसका होगा, एसेट का, लायबिलिटी का, कैपिटल का। वो भी रिसीट एंड पेमेंट में नहीं आ रहे होंगे, क्योंकि आपने बोला रिसीट एंड पेमेंट में तो क्या आ रहा होगा, केवल रिसीट एंड पेमेंट में तो जो पैसा आया और गया वो आ रहा होगा। तो वो सब बातें कहां गिवन होगी गाइस, वो सब बातें हमारे पास एडजस्टमेंट में, रिसीट एंड पेमेंट के साथ एडजस्टमेंट में गिवन होगी, एडजस्टमेंट में गिवन होगी। देखिए मैंने यहां पर एडजस्टमेंट लिख भी दिया, देखिए मैं सर्कल कर रहा हूं। एडजस्टमेंट में गिवन होगी कि इस साल का ओपनिंग एसेट इतनी है, हमारे पास एसेट्स इतनी है और लायबिलिटीज इतनी है, ये सब दी होंगी हमें एडजस्टमेंट में। तो हम क्या करेंगे, उन ओपनिंग जो हमारी एसेट्स है उनको हम यहां पर लिख लेंगे, और जो लायबिलिटीज है उनको हम यहां लिख लेंगे, और हमारे पास बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगा, हमारे पास कैपिटल फंड आ जाएगा। दैट वुड बी कैपिटल फंड। मैं आपको एक केवल नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि ताकि आपको यह पता हो कि ये आता कहां से है। तो ये जो कैपिटल फंड आया ये गिवन नहीं होता आपको एडजस्टमेंट में, ये गिवन नहीं होता। गिवन होगा तो हमारे लिए ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की जरूरत ही नहीं है, फिर तो आपके लिए चीजें ही इजी हो गई। तो आपके लिए तो चीजें बनाना ही इजी हो जाएगी अगर आपको ओपनिंग कैपिटल फंड ही आपको कहां दे दिया गया, अगर आपको ओपनिंग कैपिटल फंड ही एडजस्टमेंट में दे दिया, फिर तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी नहीं है। सीधा आप उस ओपनिंग कैपिटल फंड को क्लोजिंग बैलेंस शीट के इनर कॉलम में दिखाओगे, उसमें जो भी सरप्लस होगा या आपका डेफिसिट होगा वो आप सरप्लस को ऐड कर दोगे, डेफिसिट को माइनस कर दोगे और आपका निकल जाएगा। लेकिन वो आपको गिवन नहीं होता है, आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। तो तीन चीजें आपको बनानी पड़ेगी, वन इज ओपनिंग बैलेंस शीट, वन इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर, वन इज क्लोजिंग बैलेंस शीट। सबसे पहली चीज आपको ये क्लियर होनी चाहिए, और किसकी हेल्प से बनेगी, रिसीट एंड पेमेंट की हेल्प से।
और आपको रिसीट एंड पेमेंट भी पता चला, रिसीट एंड पेमेंट बनता किस तरीके से, दैट इज ए समराइज फॉर्म ऑफ कैश बुक। जो आपने कैश बुक पूरे साल की बनाई है उसका समराइज फॉर्म। और एडजस्टमेंट में जो हमारी नॉन कैश वाली आइटम्स है वो एडजस्टमेंट में गिवन होंगी, उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, इन सब की हेल्प से हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर विच इज वेरी सिमिलर टू ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस शीट सो दैट वी कैन कैलकुलेट द ओपनिंग कैपिटल फंड एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। और क्लोजिंग बैलेंस शीट में हम क्या करेंगे, जो ओपनिंग कैपिटल फंड हमने विद द हेल्प ऑफ ओपनिंग बैलेंस शीट निकाला है, हम उसको क्लोजिंग बैलेंस शीट में एज ए इनर कॉलम में रखेंगे कैपिटल फंड, और जो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो हम इस साल बनाएंगे उससे जो हमारा प्रॉफिट और लॉस आएगा, हम उसको प्रॉफिट और लॉस नहीं बोलते, सरप्लस और डेफिसिट बोलते हैं। सरप्लस हुआ तो ऐड कर देंगे, डेफिसिट हुआ तो माइनस कर देंगे। आई होप आपको यहां तक ये चीजें समझ आई होंगी। तो मैंने क्या कहा, जो कैपिटल फंड आया वो अल्टीमेटली क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा, उसमें सरप्लस, जो सरप्लस यहां से निकाला है वो सरप्लस यहां चला जाएगा, ऐड हो जाएगा, और डेफिसिट यहां पर माइनस हो जाएगा। ये तो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हम क्या करते हैं, हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाते हैं। अब मैं एक एक चीज के बारे में आप लोगों से डिस्कस करता चलूंगा ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। देखिए गाइस, अब मैं यहां पर बात करता हूं, देखिए मैं यहीं से चीजें क्लियर कर देता हूं आपको। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अब आपको तीन चीजें बनानी है, वन इज ओपनिंग बैलेंस शीट, वन इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर, वन इज क्लोजिंग बैलेंस शीट। ठीक है, सबसे पहली बात यहां पर जो हमारे पास आ रही है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आ रहा है। मैंने आपको बताया दैट इज ओपनिंग बैलेंस, किसका, कैश और बैंक का, ये हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो भी पैसा आपको रिसीव हो रहा है, मान लीजिए डोनेशन के तौर पर रिसीव हो रहा है, डोनेशन के तौर पर हो रहा है, या कोई भी पैसा डोनेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पस, आपको पता है डोनेशन भी डिफरेंट काइंड्स का होता है, कि डोनेशन पर्टिकुलर पर्पस के लिए या नॉर्मल डोनेशन है। अगर नॉर्मल डोनेशन है दैट कैन बी यूज फॉर एनी पर्पस, वो हमारे लिए इनकम होती है। क्या होती है, इनकम। और अगर वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है तो वो क्या बन जाती है, हमारी लायबिलिटी, क्योंकि वो हमें उसी पर्पस के लिए क्या करना पड़ता है, यूज करना पड़ता है। तो इस तरीके से फिर हम एक एक आइटम को उठाते जाएंगे, हम उसको पुट करते जाएंगे। तो अब हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो हमें देखना है कि कौन कौन सी आइटम्स आती है और किस किस तरीके से हम उनको डालते जाएंगे। ठीक है, चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं। स्पेसिफिक आइटम्स को हम कंसीडर करते चलते हैं। मैंने केवल ये आपको थोड़ा सा फॉर्मेट के बारे में बताया कि किस तरीके से हमारे अकाउंट्स जो है, फाइनल अकाउंट्स किसके, एनपीओ के बनाए जाते हैं। मैंने इसके बारे में अभी आपसे डिस्कस किया है। सो गाइज, देखिए आपके सामने कुछ चीजें मैंने लिखी है, आप देख पा रहे होंगे। रिसीट एंड पेमेंट, मैंने बहुत सारी चीज़ें रिसीट एंड पेमेंट में लिखी है। बेसिकली मैंने अभी बताया रिसीट एंड पेमेंट इज ए समराइज फॉर्म ऑफ कैश बुक। तो मैंने क्या क्या लिखा, ओपनिंग बैलेंस लिखा कैश और बैंक का, डोनेशन जो हमें मिली है, नॉर्मल डोनेशन, मैं इन सब के बारे में आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ, इसलिए मैंने इसको लिख दिया है। डोनेशन हो गया, डोनेशन फॉर बिल्डिंग स्पेसिफिक पर्पज के लिए मिला है, लाइफ मेंबरशिप फी हो गई, एंडोमेंट फंड हो गया, एंट्रेंस फी हो गई, लेगेसी हो गई, सेल ऑफ ओल्ड एसेट हो गई। मतलब इन सब से पैसा आ रहा है, तभी वो रिसीट एंड पेमेंट कहां पर आ रहा है, वो रिसीट एंड पेमेंट की डेबिट साइड पर आ रहा है। टू सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर हो गया। अभी जो मेन आइटम अगर हम बात करें, सब्सक्रिप्शन मैंने पेंडिंग रखा है, पहले मैं इन सब के बारे में डिस्कस करता हूं, फिर जो रह जाएंगे मैं उनके बारे में डिस्कस करूंगा। कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट आपको एग्जाम में गिवन होगा, तो इनमें से कोई भी आइटम गिवन होगी तो आपको उसका ट्रीटमेंट आना चाहिए कि इसको किस तरीके से हमें शो करना है। तो देखिए मैंने आपके सामने इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी बना दिया, ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट, ये तीन चीजें मैंने आपके सामने रख दी है जो आपको बनानी। तो देखिए मैं एक एक पॉइंट को उठाता जाऊंगा, उनके बारे में डिटेल डिस्कशन करते जाएंगे ताकि हम इस टॉपिक को खत्म कर सके। सबसे पहली बात आती है बैलेंस शीट, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश और बैंक का, दैट इज ओपनिंग बैलेंस। तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। तो यहां पर हमने लिख दिया, इसमें तो आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, कैश और बैंक, ये हमारा ओपनिंग बैलेंस यहां पर आ जाएगा। ये हमने दो चीजें कर ली, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। इसके बाद डोनेशन, अब हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए डोनेशन दो तरीके की होती है, एक तो स्पेसिफिक डोनेशन जो एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए दी जाती है, और एक नॉर्मल डोनेशन। जैसे अगर हम मंदिर के बाहर जाते हैं तो देखा होगा पर्ची काटने वाले रहते हैं, तो पर्ची काटते रहते हैं, हम कभी भी जाते हैं, तो वो एक जनरल डोनेशन कहते हैं कि वो नॉर्मल रेकरिंग नेचर की, या आप दान पात्र में उसके अंदर पैसा डाल के आते हो, तो वो एक जनरल डोनेशन है जो वो एनपीओ है, जो वो मंदिर है, वो किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकता है।
तो जर्नल डोनेशन जो होती है, नॉर्मल डोनेशन जिसे हम बोलते हैं, जैसे आप दान पात्र में, वो किसी भी पर्पस के लिए यूज होती है, हो सकती है, तो हम उसे पहली चीज, गाइस सुनना ध्यान से, तो इस जर्नल डोनेशन को हम इनकम मानते हैं, दैट इज ऑफ रेकरिंग नेचर, क्योंकि ये पैसा उस एनपीओ को मिलता रहता है। तो हम डोनेशन जो जर्नल नेचर की, हम उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड पर, देखिए बाय, एक मिनट, बाय डोनेशन, हमने इसको दिखा दिया, दैट इज ए जर्नल डोनेशन, यहां पर हमने इसको दिखा दिया, तो ये भी हमारा खत्म हुआ। इसके बाद आता है डोनेशन फॉर बिल्डिंग। डोनेशन फॉर बिल्डिंग क्या है बेसिकली, कि हमारे यहां पर मान लीजिए टेंपल में कोई कंस्ट्रक्शन वर्क चला हुआ है, तो हम लोगों से उस कंस्ट्रक्शन के लिए पैसा ले रहे हैं, कोई सीमेंट देकर जा रहा है, कोई सरिया देकर जा रहा है, कोई कैसे भी कोई कैश देकर जा रहा है, तो वो पैसा किसके लिए देकर जा रहे हैं, बिल्डिंग के लिए। तो वो पैसा वो एनपीओ किसके लिए यूज करेगी, बिल्डिंग के लिए यूज करेगी। ये उसके ऊपर लायबिलिटी बन गई, उसके सरदर्द बन गया कि ये पैसा केवल उसी पर्पस के लिए यूज होगा, और ये पैसा रेकरिंग नेचर का होता नहीं है। इसीलिए हमें इसको कहां पर दिखाना पड़ता है, क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर दिखाना पड़ता है, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, हम इसको यहां पर दिखाते हैं। या तो हम इसको कैपिटल फंड, वो भी लायबिलिटी में आते हैं, उसमें ऐड कर देते हैं, ये इसको स्पेसिफिकली अलग से दिखा देते हैं। आई होप आपको ये पॉइंट भी समझ आया होगा। तो डोनेशन का पॉइंट आपको समझ आया होगा। अगर नॉर्मल सिंपल डोनेशन दे दिया जाए एग्जाम में, तो आपको उसको क्या मानना है, इनकम मानना है, और उसको आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड पर दिखा दोगे। इसके बाद नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास, देखिए लाइफ मेंबरशिप फी। लाइफ मेंबरशिप फी क्या होती है, जो एक बार दी जाती है, ये बार बार नहीं दी जाती है। तो अगेन उस एनपीओ के लिए दैट इज नॉट ऑफ द रेकरिंग नेचर। लाइफ मेंबरशिप फी एक बार कोई लाइफ मेंबर बना है, एक बार पे कर दिया, बार बार नहीं पे करेगा, तो वो उस एनपीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, क्योंकि हम एनपीओ की अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो ये उसे बार बार नहीं मिलती है, ये एक बार मिलेगी एक पर्सन से, ये बार बार नहीं मिलती है, दैट इज नॉट ऑफ द रेकरिंग नेचर। इसीलिए ये पैसा आ रहा है, इनकम तो है, लेकिन रेकरिंग नेचर की नहीं है। अगेन इसे भी लायबिलिटी साइड पर कैपिटल फंड में अगेन इसको क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। तो इसको भी लायबिलिटी में, यहां पर कैपिटल फंड में, इसको कैपिटल फंड में इसको हम यहां पर ऐड कर देते हैं लाइफ मेंबरशिप फी को। और सेम डोनेशन फॉर बिल्डिंग को भी कर देते हैं, लेकिन इसको अलग भी दिखा देते हैं कई बार। इसके बाद हमारे पास नॉर्मली हम इसको अलग दिखा देते हैं, क्योंकि ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है। लाइफ मेंबरशिप फी को कैपिटल फंड में ऐड कर देते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको बोलना चाहूंगा कि अगर आप इसको अलग भी दिखाना चाहे, अलग भी दिखा सकते हैं, और कैपिटल फंड में ऐड करना चाहे कैपिटल फंड में, लेकिन डोनेशन फॉर बिल्डिंग को आप यूजुअली अलग ही दिखाइए, ताकि पता चले ये पैसा कितना खर्च हो गया, कितना खर्च नहीं हुआ है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है एंट्रेंस फी। यस, एंट्रेंस फी के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं, तो एंट्रेंस फी क्या कहता है, देखिए कुछ लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू इसमें अलग अलग है। दो पॉइंट ऑफ व्यू बनते हैं कि इसको अगेन ये इनकम है, या तो वो हमारी रेकरिंग नेचर में आएगी, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड में आएगा, या वो बैलेंस शीट की लायबिलिटी में आएगा, ठीक है ना। तो अब बात आई, कुछ लोग कहते हैं कि दैट इज नॉट ऑफ द रेकरिंग नेचर, कुछ लोग कहते हैं कि ये रेकरिंग नेचर का एंट्रेंस फी किसी ने दी, अब उसको बार बार वो एंट्रेंस फी देने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि लोग आते रहते हैं तो एंट्रेंस फी मिलती रहती है, तो दैट इज ऑफ रेकरिंग नेचर। तो अल्टीमेटली सीबीएसई ने क्या बोला, मैं मेन मुद्दे पर आ रहा हूं, सीबीएसई ने बोला कि हम इसको क्या करेंगे, एंट्रेंस फी को रेवेन्यू नेचर का मानेंगे। हम इसको, जब तक वो स्पेसिफिकली नहीं बोलेगा कि इसको कैपिटलाइज करना, हम इसको रेवेन्यू नेचर का मानेंगे। तो हम एंट्रेंस फी को इसका मतलब कहां पर दिखाएंगे, यहां पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड पर, या एडमिशन फी। अगर बोल दिया जाए इसको कैपिटलाइज करना है, तब वो लायबिलिटी में जाएगा। समझ आया, होप सो आपको ये आया होगा। उसके बाद लिगेसी। आपको पता है लिगेसी होता क्या, अंडर विल, मतलब कोई भी इंसान अपनी विल किसी के नाम कर देता है। मान लो किसी के पूर्वज है, या किसी के भी जो भी है एंसेस्टर है, उसे क्या किया, अपनी सारी प्रॉपर्टी किसी एनपीओ के नाम कर दी। तो अब बात आती है कि अब जब वो उसके नाम हो गई, ये पैसा हमें बार बार मिलता है या नहीं मिलता, नहीं मिलता है। दैट्स व्हाई हम इसको कैपिटलाइज करते हैं।
दैट्स वाई क्या करते हैं, इसको कैपिटलाइज, और इसको कहां पर दिखाया जाता है, यहां पर लाइबिलिटी साइड में इसको कैपिटल फंड में क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। आई होप आपको यह बात समझ आई होगी। हमारे पास यहां पर जो बात आ रही है, देखिए मेरा एक पॉइंट आई होप रह गया है। अभी हमने लिगेसी के बारे में डिस्कस किया, एंडोमेंट फंड शायद से रह गया है, तो मैं उसके बारे में भी आप लोगों से डिस्कस कर लेता हूं कि एंडोमेंट फंड होता क्या है। तो एंडोमेंट फंड क्या होता है, बेसिकली ये आपको क्लियर होना चाहिए। एंडोमेंट फंड होता है कि कोई भी कहीं से भी हमें कुछ फंड मिल रहा है, जो कि कुछ भी गिफ्ट मिल रहा है, बुकेस मिल रहा है, जो भी मिल रहा है, वट एवर इट इज, और वो पैसा हम यूटिलाइज नहीं कर सकते, वो पैसा हमें कहीं पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, लाइक एफडी की फॉर्म में एंड ऑल, और उससे हमें, अब एफडी में करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, उससे इंटरेस्ट मिलेगा, और वो इंटरेस्ट जो मिलेगा वो भी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज किया जाएगा। तो ये पैसा भी हमें रेकरिंग नेचर पर मिलता नहीं है। दैट्स वाई हम एंडोमेंट फंड को भी कैपिटल नेचर का मानते हैं, और हम इसको कहां पर दिखाते हैं, लाइबिलिटी साइड पर दिखाते हैं। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। गाइज मैं अगेन रिपीट कर देता हूं, देखिए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश और बैंक हमने ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखा दिया, डोनेशन रेकरिंग नेचर की हमें मिलती है, तो ये हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड पर एज ए इनकम आएगा, और उसके बाद डोनेशन फॉर बिल्डिंग ए स्पेसिफिक पर्पस के लिए तो लाइबिलिटी में अलग से दिखाया जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे लाइफ मेंबरशिप फी। गाइज ये पैसा हमें बार बार मिलता नहीं है, एक मेंबर से एक ही बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता है, तो हम इसे लाइबिलिटी में दिखाएंगे। और गाइज इसके बाद हमारे पास एंडोमेंट फंड की मैंने अभी बात की। एंडोमेंट फंड क्या होता है कि हमें पैसा मिला और वो पैसा हमें क्या करना पड़ता है, एक स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट में या कहीं पर इन्वेस्ट करना पड़ता है, हम उसको यूज नहीं कर सकते, उससे जो इनकम होगी वो पैसा भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज होगा, तो दैट इज ऑफ कैपिटल नेचर, कैपिटल नेचर का है, तो हम इसको लाइबिलिटी में दिखाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास एंट्रेंस फी। मैंने बताया कि एंट्रेंस फी सीबीएसई कहता है कि इसको अगर कुछ ना बोला हो तो आप इसे रेकरिंग नेचर का मानेंगे, और इसे आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड पर दिखाएंगे। उसके बाद लीगेसी के बारे में बात की कि ये विल होती है, हमें विल मिलती है, मान लीजिए हमारी एनपीओ है, हमें किसी से विल मिल रही है, कोई अपनी प्रॉपर्टी दे रहा है, तो दैट इज नॉट ऑफ द रेकरिंग नेचर। दैट्स व्हाई लीगेसी को भी हम यहां पर दिखाते हैं, लीगेसी को भी हम यहां पर दिखाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास सेल ऑफ ओल्ड एसेट। सेल ऑफ ओल्ड एसेट, गाइस इसको ध्यान से सुनना। सेल ऑफ ओल्ड एसेट क्या है, हमारे यहां पर कोई एसेट है, हमने उसको बेच दिया है, हमारे यहाँ पर कोई एसेट है, हमने उसको यहाँ पर सेल कर दिया है। मान लीजिए हमने उसको सेल किया, तो पैसा आएगा, तो नेचुरल बात है रिसीट एंड पेमेंट की डेबिट साइड पर आएगा। अब बात आई कि इसको कैसे दिखाया जाए, तो गाइज यहाँ पर इसके बारे में अगर मैं डिस्कस करूँ, ध्यान से समझना, मैं यहीं पर इसके पूरे टॉपिक को डिस्कस कर रहा हूँ। मान लीजिए सेल ऑफ ओल्ड एसेट, अब पैसा जितने में बेचा होगा उतना ही तो आएगा। मान लीजिए हमने उसको 20,000 रुपये में बेचा, 20,000 में, ठीक है, हमारे पास 20 ही तो रिसीट एंड पेमेंट में आएगा, रिसीट में आएगा 20,000। अब बात आती है कि उसकी एक्चुअल में वैल्यू क्या थी, उसकी डेप्रिशिएबल वैल्यू क्या थी, उसकी बुक वैल्यू क्या थी। अब मान लीजिए उस एसेट की वैल्यू, मान लीजिए दिया हुआ है ब्रैकेट में कि उस एसेट की बुक वैल्यू 30,000 थी, समझना गाइस, 30,000 उसकी बुक वैल्यू थी। व्हाट इट रिप्रेजेंट, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहां पर कंफ्यूज होते हैं, मैं बिल्कुल क्लियर कर रहा हूं, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आज के टाइम में उसकी वैल्यू 30 थी, हमने उसको 20 में बेच दिया, पैसा तो 20 आया, इसलिए आउटर कॉलम में यहां पर 20,000 बाहर आ रहा है, लेकिन उसकी वैल्यू थी 30,000, थी वैल्यू 30,000, बिकना चाहिए था 30 में, बिका 20 में, इसका मतलब 10,000 का नुकसान, 10,000 का लॉस हो रहा है। तो इसका मतलब कहने का क्या हुआ गाइस, ये हमारा लॉस हो रहा है। पहली बात यहां से लॉस आया, तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट साइड पर आएगा, टू लॉस ऑन सेल ऑफ कोई भी एसेट है, वो 10,000 यहां पर आ गया। ये हमारा एक तो चीज यहां से ये आई, और दूसरी चीज जो आपको क्लियर करनी पड़ेगी, आपने उसको 20 में बेचा, ठीक है, आई एग्री विथ यू, 20 आपका कैश बढ़ गया, ठीक है बढ़ गया, लेकिन है तो वो 30 का था। तो एसेट में से जब आप क्लोजिंग बैलेंस शीट में से एसेट में से उसको माइनस करोगे, तो एसेट में से जब उसको आप माइनस करोगे तो वो आपका 20 नहीं होगा, क्योंकि एक्चुअल में जो आपकी एसेट जा रही है वो 30,000 जा रही है, तो आप उसको 30,000 माइनस करोगे। यहां पर आप जो माइनस करोगे वो कितना करोगे, 30,000, सॉरी एक मिनट, ये माइनस होगा, जो फिर उसको आउटर कॉलम में जो बच गया वो दिखाया जाएगा।
तो वन थिंग यू शुड रिमेंबर कि सेल ऑफ ओल्ड एसेट, जो बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है, मैं यहां पर बिल्कुल क्लियर कर रहा हूं कि हमने मान लीजिए 20 में बेचा और उसकी बुक वैल्यू 30 है, 25 है, 50 है, ज्यादा है, तो डेफिनेटली हमें लॉस हुआ है। तो इसका मतलब दैट इज ए हिडन एडजस्टमेंट, हमें लॉस को भी दिखाना पड़ेगा। और एक्चुअल में हमारे पास जितने की उसकी बुक वैल्यू थी उतने की एसेट गई है, तो हमें उस एसेट में से उतने की बुक वैल्यू को माइनस करना पड़ेगा। और ये भी हो सकता है, देखिएगा, कि हमने 15 वाली 20 में बेच दी हो। अब मैं इसका एक और एग्जांपल लेता हूं कि उसकी बुक वैल्यू 15,000 थी, ठीक है, 15,000 उसकी बुक वैल्यू थी, 15 वाली 20 में बेच दी। अब आपको क्लियर कि 5,000 का आपका गेन हो रहा है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, बाय गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, किसमें, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड में। और दूसरा, आपकी बुक वैल्यू कितनी थी, बुक वैल्यू थी 15,000, अब जो एसेट में से माइनस होगा वो 15,000 होगा। आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर हुआ होगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। आपको पता है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर रद्दी है, रद्दी इकट्ठी होती रहती है, तो रद्दी जब इकट्ठी होती है तो हम उसको बेचेंगे तो ये बार बार बिकती है, दैट इज ऑफ रेकरिंग नेचर। तो हम इसको यहाँ पर दिखाएंगे, तो बाय में क्या आ जाएगा, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। ये हमारी कहाँ पर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर यहाँ पर आता है। ठीक है गाइस, आई होप आपको जितने पॉइंट्स मैंने लिखे थे वो सारे के सारे आपको समझ आए होंगे। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। बाकी सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आई है, आपको कंटेंट समझ आया है और आपको अच्छी लगी है वीडियो, आपके कंसेप्ट क्लियर हुए हो, तो जितना आप शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो भी आपकी जल्दी आ जाएगी और उसको देखना कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में ये चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा और आप फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन ईजिली कर पाओगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जितना आप शेयर कर सकते हैं प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, करवाइए हमारे चैनल को, और जितना आप लाइक करवा सकते हैं लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।